हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका फोटोसिंथेसिस चैप्टर के पार्ट 3 में। पार्ट 2 तक हमने देख लिया कि एटीपी और एनएडीपीएच की फॉर्मेशन। हमने जेड स्कीम पढ़ी। जेड स्कीम में यहाँ ईटीएस था जहाँ से एटीपी बना है। एटीपी बना है वो ड्यू टू प्रोटॉन ग्रेडियंट की वजह से। अंदर जो होते आ रहे थे ल्यूमन में प्रोटॉन इकट्ठे, कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो रही थी अंदर ल्यूमन के, जो थायरोकॉइड के अंदर स्पेस है। यहाँ एन बन रहा था, एन। अब ये एटीपी और एन बन गए। अब हमने ये भी जाना था कि फॉस्फोराइलेशन क्या होता है, और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब जो एटीपी और एन बन गया है, आज हम उस पार्ट 3 से देखेंगे कि उसका काम क्या है, वो कैसे स्ट्रोमा में जो है फूड बनाएगा, क्योंकि वो अब स्ट्रोमा में है। यहाँ क्लोरोप्लास्ट के इस स्ट्रोमा में यहाँ वो फूड बनाएगा। तो हम पार्ट 3 में यहीं से जो है आगे अपनी स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर। पढ़ते हैं, वेयर आर द एटीपी एंड एनएडीपीएच यूज्ड। कहाँ एटीपी और एनएडीपीएच का जो है यूज़ होगा अब। तो एटीपी और एनएडीपीएच हैं प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। जैसा कि जानते हैं हम, एटीपी एनएडीपीएच और ऑक्सीजन रिलीज हुआ था। ऑक्सीजन डिफ्यूज आउट कर जाता है क्लोरोप्लास्ट से, और प्लांट से बाहर आ जाता है ऑक्सीजन, हम उसे ब्रीथ इन करते हैं। वाइल जो एटीपी और एनएडीपीएच बने थे वो यूज्ड होते हैं प्रोसेस में जो फूड की सिंथेसिस करता है, और मोर एक्यूरेटली कहें तो शुगर की सिंथेसिस करता है, ग्लूकोज की। इसे ही कहते हैं बायोसिंथेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो लाइट रिएक्शन में प्रोडक्ट बने एटीपी एनएडीपीएच ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है डिफ्यूज आउट कर गया क्लोरोप्लास्ट से, इन्वायरमेंट में आ गया। एटीपी और एनएडीपीएच उसके स्टोमा में रहे, और उन्होंने एक प्रोसेस करी जिससे फूड का सिंथेसिस हुआ। इनकी मदद से एटीपी और एनएडीपीएच की शुगर का सिंथेसिस हुआ। इसी फेज को कहते हैं बायोसिंथेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। दिस प्रोसेस डज नॉट डायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ये प्रोसेस डायरेक्टली लाइट की प्रेजेंस पर डिपेंड नहीं करता, डायरेक्टली डिपेंड नहीं करता, बट इज डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन, दैट इज एटीपी एंड एनएडीपीएच। ये डायरेक्टली तो लाइट पर डिपेंड नहीं कर रहा, बट इनडायरेक्टली कर रहा है। कैसे? क्योंकि जो लाइट रिएक्शन की वजह से जो प्रोडक्ट बने ये उन पर डिपेंड कर रहा है। तो लाइट नहीं होगी तो वो प्रोडक्ट नहीं बनेंगे, प्रोडक्ट नहीं बनेंगे तो इसका जो है बायोसिंथेटिक फेज नहीं हो पाएगा, एटीपी और एनएडीपीएच नहीं होंगे। तो ये इनडायरेक्टली जो है लाइट पर डिपेंड कर रहा है। ATP and NADPH besides CO2 and H2O. You may wonder how this could be verified. It is simple. Immediately after light becomes unavailable, जब लाइट अनअवेलेबल होगी, द बायोसिंथेटिक प्रोसेस कंटिन्यूज फॉर सम टाइम। तो बायोसिंथेटिक प्रोसेस है वो कुछ समय के लिए कंटिन्यू रहेगा। कैसे? क्योंकि जो पहले लाइट थी उससे जो एटीपी और एनएडीपीएच बन चुके होंगे, वो एटीपी और एनएडीपीएच जब तक यूज़ होंगे, जब तक बायोसिंथेटिक प्रोसेस जो है कंटिन्यू रहेगा। पर जब वो यूज़ हो जाएंगे पूरी एटीपी और एनएडीपीएच, फिर वो जो है प्रोसेस जो है स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि फिर जो है फिर से और कंटिन्यू करने के लिए दोबारा लाइट आए और उससे एटीपी और एनएडीपीएच बने लाइट रिएक्शन की वजह से, और फिर से इसके पास प्रोडक्ट आएंगे जब ये कंटिन्यू करेगा। तो लाइट की एब्सेंस में ये कुछ समय के लिए तो जो है कंटिन्यू रह सकता है जब तक एटीपी और एनएडीपीएच यूज़ हो रहे हैं, एंड देन स्टॉप्स। फिर ये स्टॉप हो जाएगा। इफ़ देन लाइट इज़ मेड अवेलेबल द सिंथेसिस स्टार्ट्स अगेन। जब लाइट अवेलेबल हो जाएगी तो दोबारा से जो सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि दोबारा से प्रोडक्ट आना स्टार्ट हो जाएंगे। कैन वी हैंस से दैट कॉलिंग द बायोसिंथेटिक फेज एज डार्क रिएक्शन इज़ अ मिसनोमर। तो डार्क रिएक्शन कहते हैं, पर डार्क रिएक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती हैं पीपल्स में, स्टूडेंट्स में, कि डार्क रिएक्शन से वो समझ जाते हैं कि ये जो है जो रिएक्शन है ये लाइट की एब्सेंस में हो रही है, बट ऐसा नहीं है। जो डार्क रिएक्शन है वो एब्सेंस में नहीं होती, एक्यूरेटली कहो तो वो लाइट की प्रेजेंस में ही होती है। पर कैसे होती है वो इनडायरेक्टली डिपेंड, वो डायरेक्टली जो है लाइट पर डिपेंड नहीं करती, वो इनडायरेक्टली डिपेंड करती है। अरे चिड़िया चली जाओ यहाँ से, ठीक है। तो वो डायरेक्टली जो है डिपेंड नहीं करती, वो इनडायरेक्टली जो है डिपेंड करती है लाइट पे। उसके प्रोडक्ट बनते हैं जो लाइट रिएक्शन से, उन पर वो डिपेंड करती है। तो ये ध्यान रखना है
कि जब लाइट अवेलेबल नहीं होगी तो ये प्रोसेस जो है नहीं होगी। हाँ, बस कुछ समय के लिए हो सकती है, क्योंकि वो जो लाइट के प्रोडक्ट जो बन चुके होंगे जब तक वो यूज़ हो रहे हैं। लेट अस नाउ सी हाउ द ATP एंड NADPH आर यूज्ड इन द बायोसिंथेटिक फेज। तो जो ATP और NADPH हैं वो बायोसिंथेटिक फेज में यूज होते हैं। वी सॉ अर्लियर दैट CO2 इज कंबाइंड विद H2O टू प्रोड्यूस CH2O होल N। तो हमने ये पहले एक रिएक्शन में देखा है कि CO2 जो है H2O से कंबाइन होता है और जो है CH2ON एक कार्बोहाइड्रेट या शुगर का मॉलिक्यूल जो है फॉर्म होता है, ठीक है, और शुगर्स। इट वॉज ऑफ इंटरेस्ट टू साइंटिस्ट टू फाइंड out how this reaction proceeded or rather what was the first product formed when CO2 is taken। तो अब ये रिएक्शन को जानेंगे साइंटिस्टों ने जाना कि कैसे ये पूरी रिएक्शन है बायोसिंथेटिक फेज की ये होती है, और जब फर्स्ट प्रोडक्ट जो है जुड़ता है CO2 तो क्या प्रोडक्ट बनता है। जब फर्स्ट मतलब जब CO2 जुड़ता है तो फर्स्ट प्रोडक्ट क्या बनता है, ठीक है, इनटू अ रिएक्शन और फिक्स्ड। जब रिएक्शन में फर्स्ट जब CO2 फिक्स होता है तो फर्स्ट प्रोडक्ट क्या बनता है ये जानने के लिए जस्ट आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकंड अमंग द सेवरल एफर्ट्स टू पुट रेडियो आइसोटोप्स टू बेनिफिशियल यूज। तो वर्ल्ड वॉर सेकंड के जस्ट बाद की बात है। तो रेडियो आइसोटोप्स के बहुत बेनिफिशियल यूज़ भी करे गए जब, तभी मेल्विन कैल्विन का वर्क जो है सामने आया। द वर्क ऑफ मेल्विन कैल्विन इज एग्जाम्पलरी। उसी जो रेडियो आइसोटोप्स थे उनके जो बेनिफिशियल यूज़ करे गए उनमें से भी एक एग्जाम्पल आया मेल्विन कैल्विन के वर्क का। द यूज़ ऑफ रेडियो एक्टिव कार्बन 14 बाय हिम इन अल्गल फोटोसिंथेसिस। तो उन्होंने क्या किया, मेल्विन कैल्विन ने ये जो कार्बन 14 रेडियो एक्टिव कार्बन 14 है उसका यूज़ किया हिम इन अल्गल फोटोसिंथेसिस। अलगल फोटोसिंथेसिस में अलगे की जो फोटोसिंथेसिस उसमें उन्होंने रेडियो एक्टिव कार्बन 14 का जो है यूज़ किया, और फिर उन्होंने स्टडीज किया लेड टू द डिस्कवरी दैट द फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट वाज अ 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड। और इस पूरी जो है प्रोसेस के दौरान, स्टडी के दौरान उन्होंने ये चीज़ पाया कि जो फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट है, जब सबसे पहले CO2 फिक्स होगी फर्स्ट, तो जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनेगा रिएक्शन में वो 3 कार्बन का ऑर्गेनिक एसिड है। तो क्या है, 3 कार्बन का ऑर्गेनिक एसिड है। ही ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड टू वर्किंग आउट द कंप्लीट बायोसिंथेटिक पाथवे। उन्होंने जो कंप्लीट बायोसिंथेटिक पाथवे है उसमें भी कंट्रीब्यूशन दिया। हैंस इट वॉज कॉल्ड कैल्विन साइकिल आफ्टर हिम। तो इसीलिए जो साइकिल आई बायोसिंथेटिक फेज की उसे नाम दिया गया कैल्विन साइकिल उनके द्वारा, ठीक है, क्योंकि मेल्विन कैल्विन के द्वारा ये एक जो है इसकी डिस्कवरी की गई। द फर्स्ट प्रोडक्ट आइडेंटिफाई वॉज 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो पहले बताया 3 कार्बन का ऑर्गेनिक एसिड है, तो क्या है वो है 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, इन शॉर्ट PGA। शॉर्ट में से PGA कहते हैं। वैसे क्या है ये 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या 3 फॉस्फोग्लिसरेट, या एक एसिड लगाओ या 8 लगाओ, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या 3 फॉस्फोग्लिसरेट। हाउ मेनी कार्बन एटम डज इट हैव। तो भाई ऊपर जैसे बताया गया है कि इसके पास जो है 3 कार्बन एटम्स हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। साइंटिस्ट ऑल्सो ट्राइड टू नो वेदर ऑल प्लांट्स हैव PGA एज द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन और वेदर एनी अदर प्रोडक्ट वॉज फाउंड इन द अदर प्लांट्स। तो साइंटिस्टों ने ऑल्सो ये भी चीज़ जानना चाहिए कि क्या सभी प्लांट हैं उनमें जो फर्स्ट प्रोडक्ट होता है CO2 फिक्सेशन का वो PGA होता है, 3 फॉस्फोग्लिसरेट ही होता है, या को अदर प्लांट्स में अदर प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। कुछ अदर प्लांट्स हैं जिनमें कुछ अदर प्रोडक्ट्स भी फर्स्ट CO2 फिक्सेशन से जो है फॉर्म होते हैं। तो साइंटिस्टों ने इस चीज़ को भी जानना चाहा। एक्सपेरिमेंट्स कंडक्टेड ओवर अ वाइड रेंज ऑफ प्लांट्स, और इसकी वजह से वाइड रेंज ऑफ प्लांट्स पर जो है एक्सपेरिमेंट करें। तो भाई वो अभी साइड में चला गया, इससे गलती होती रहती है, ये चलता रहता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करे गए वाइड रेंज ऑफ प्लांट्स पर, लेड टू द डिस्कवरी ऑफ अनदर ग्रुप ऑफ प्लांट्स। तो इससे अनदर ग्रुप ऑफ प्लांट्स की पता चली
वेयर द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन वॉज अगेन एन ऑर्गेनिक एसिड। जहाँ पर भी जो मतलब एक और अदर ग्रुप पाया गया प्लांट्स का जिसमें भी जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है CO2 फिक्सेशन का वो एक ऑर्गेनिक एसिड है, बट उसके पास जो है 4 कार्बन एटम्स हैं उसमें। तो इसमें जो क्या है कैल्विन साइकिल के जो दिया है मैरून कैल्विन ने, इनमें जो थे फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट में 3 PgA 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, इसमें 3 कार्बन एटम्स थे। पर जो अदर ग्रुप से प्लांट जो है निकाले गए हैं इनमें भी ऑर्गेनिक एसिड ही है, बट जो है वो 4 कार्बन एटम्स हैं उसमें। दिस एसिड वॉज आइडेंटिफाइड टू बी ऑक्जेलोएसिटिक एसिड और OAA। तो पहला जो उसमें जो कैल्विन साइकिल में मतलब जो एक ग्रुप के प्लांट्स थे उनमें तो फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट आया, वो आया एक ऑर्गेनिक एसिड दैट इज़ 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जिसमें 3 कार्बन प्रेजेंट हैं। जो दूसरे ग्रुप के प्लांट आए उसमें आया फर्स्ट CO2 फिक्सेशन स्टेबल प्रोडक्ट, वो है आपका ऑक्जेलो एसिटिक एसिड OAA, जो भी ऑर्गेनिक एसिड है और इसमें 4 कार्बन एटम्स होते हैं। सिंस देन CO2 assimilation during photosynthesis was said to be of 2 main types। तो सिंस जो CO2 assimilation है फोटोसिंथेसिस के दौरान इसमें 2 टाइप्स आए। दोज प्लांट इन विच द फर्स्ट CO2 फिक्सेशन इज C3 एसिड, यानी 3 कार्बन का एसिड है, 3 कार्बन का ऑर्गेनिक एसिड PgA, तो उसे कहा गया C3 पाथवे। ठीक है, तो CO2 असिमिलेशन के दौरान ये 2 मेन टाइप के पाथवे जो बताए गए, एक है C3 पाथवे, एक C4 पाथवे, जिसमें फर्स्ट प्रोडक्ट जो है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का वो 3 कार्बन का एसिड है ऑर्गेनिक एसिड, उसे कहेंगे C3 पाथवे, और जिसमें 4 कार्बन का है एसिड उसे कहेंगे C4 पाथवे। दीज 2 ग्रुप्स ऑफ प्लांट शोड अदर एसोसिएटेड कैरेक्टरिस्टिक दैट वी विल डिस्कस लेटर। तो C3 और C4 पाथवे पता चल गया कैसे आए। तो C3 पाथवे में फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट 3 कार्बन का ऑर्गेनिक एसिड है दैट इज़ 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और C4 पाथवे में जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है वो 4 कार्बन का ऑर्गेनिक एसिड है दैट इज ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2। Let us now ask ourselves a question that was asked by the scientists who were struggling to understand the dark reaction। अब dark reaction के बारे में बात करेंगे। How many carbon atoms would a molecule have which after accepting fixing CO2 would have 3 carbons of PgA। तो ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि जो मॉलिक्यूल होगा जिसने कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया, जिसने अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन जो है जोड़ा, उसके बाद जो 3 कार्बन का फॉस्फोग्लिसरिक एसिड फॉर्म हुआ है, तो मॉलिक्यूल कितने कार्बन का रहा होगा। ठीक है, तो हाउ मेनी कार्बन एटम्स वुड अ मॉलिक्यूल हैव विच आफ्टर एक्सेप्टिंग फिक्सिंग CO2 वुड हैव 3 कार्बन्स ऑफ PgA। ठीक है, the studies very unexpectedly showed that the acceptor molecule was a 5 carbon ketose sugar। ठीक है, तो साइंटिस्टों ने देखा कि जो है CO2 फिक्स हो रहा है, तो वो किसी मॉलिक्यूल में फिक्स हो रहा होगा, पहले किसी जो कंपाउंड किसी मॉलिक्यूल में फिक्स हो रहा होगा, तो जो है 3 कार्बन का फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन रहा है। आप ऐसा सोच रहे होंगे कि कोई 2 मॉलिक्यूल का रहा होगा, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ा होगा एक, तो उससे 1 कार्बन, ऐसे 3 कार्बन का जो है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन गया होगा। पर ऐसा नहीं है। जो स्टडी ने ये भी अनएक्सपेक्टेडली पता चला कि एक्सेप्टर जो मॉलिक्यूल है जो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन कर रहा है, वो एक 5 कार्बन का कीटोस शुगर है। क्या है वो? 5 कार्बन का कीटोस ग्रुप वाला शुगर है दैट इज राइबुलोज बिसफॉस्फेट RUBP। राइबुलोज बिसफॉस्फेट जो 5 कार्बन का कीटोस ग्रुप वाला शुगर है, याद रखना है। डिड एनी ऑफ यू थिंक ऑफ दिस पॉसिबिलिटी? क्या आप में से किसी ने इस पॉसिबिलिटी के बारे में सोचा? आपने सोचा भी होगा तो यही सोचा होगा कि 2 कार्बन का रहा होगा तो उसमें एक जुड़ के 3 कार्बन का जो मॉलिक्यूल बन गया, बट ऐसा नहीं है। 5 कार्बन का जो है एक मॉलिक्यूल है जिसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होके 3 कार्बन का फॉस्फोग्लिसरिक एसिड फॉर्म हुआ है। डू नॉट वरी, द साइंटिस्ट ऑल्सो टूक अ लॉन्ग टाइम एंड कंडक्टेड मैनी एक्सपेरिमेंट टू रीच दिस कंक्लूजन।
चिंता मत करो भाई, जो साइंटिस्ट लोग थे उनको भी बहुत टाइम लगा था इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने में और इस कंक्लूजन पे आने में कि जो प्रोडक्ट जो पहला जो मॉलिक्यूल था एक्सेप्ट करने वाला वो 5 कार्बन का था। वो भी यही मानते थे कि जो फर्स्ट प्रोडक्ट है C3 एसिड का, द प्राइमरी एक्सेप्टर वुड बी अ 2 कार्बन कंपाउंड। उन्होंने यही मानते थे कि कोई जो प्राइमरी एक्सेप्टर होगा वो 2 कार्बन कंपाउंड होगा, तो उसमें एक कार्बन जोड़ा होगा कार्बन डाइऑक्साइड से, तो 3 कार्बन का जो है PGA फॉर्म हुआ है। उन्होंने उस पर कई साल लगाए टू आइडेंटिफाई और 2 कार्बन कंपाउंड। उन्होंने भाई बहुत देखा कि भाई कौन सा 2 कार्बन का कंपाउंड है जिसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन जुड़ के और 3 कार्बन का PGA बन जा रहा है। और भाई खूब ढूंढा 2 कार्बन का कंपाउंड, बट मिला ही नहीं, क्योंकि है ही नहीं 2 कार्बन कंपाउंड में एक्सेप्टर, वो एक्सेप्टर है नहीं 2 कार्बन कंपाउंड का मॉलिक्यूल, ठीक है। पर उन्होंने फिर आखिर में पता ही चल गई कि भाई 5 कार्बन का कंपाउंड है, 5 कार्बन का एक कीटो शुगर है, राइबोलोज बिसफॉस्फेट RUBP, उसमें ये जोड़ रहा है जब जो है 3 PGA बन रहा है। अब वो पता चलेगी, आप सोच रहे होंगे कि ऐसे 5 में एक जोड़ के कैसे बन रहा है, तो भाई वो ब्रेक हो जाते हैं 2 में, 5 में एक जोड़ के 6 हुए, 6 कार्बन का, तो 2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं 3-3 कार्बन के, ठीक है। वो आगे जो है रिएक्शन में आपको साइकिल में जो है केल्विन साइकिल में वो समझ आ जाएगा। अब बढ़ते हैं हम द केल्विन साइकिल को, द केल्विन साइकिल को पढ़ते हैं। केल्विन एंड हिज कोवर्कर then worked out the whole pathway and showed that the pathway operated in a cyclic manner। तो कैल्विन और उसके कोवर्कर ने जब इस पूरे पाथवे वर्क किया तो उन्होंने ये चीज़ शो करी, ये चीज़ पाई गई उन्हें कि जो ये पूरा पाथवे है ये एक साइक्लिक मैनर में है, ठीक है। ये एक साइकिल की तरह है, मतलब यहाँ से स्टार्ट होता है और घूम फिर के साइकिल यहीं पर आती है, फिर यहाँ से चलता है, ऐसे करके एक साइकिलिक फॉर्म में जो है पूरी रिएक्शन जो है चलती है। द RUBP वॉज रीजनरेटेड। जो RUBP, चूँकि RUBP फर्स्ट एक्सेप्टर है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो RUBP बाद में दोबारा, ये RUBP है ये दोबारा रीजनरेट कर जाएगा। लेट अस नाउ सी हाउ द केल्विन पाथवे ऑपरेट्स एंड वेयर द शुगर इज सिंथेसाइज्ड। तो अब देखते हैं कि केल्विन पाथवे किस प्रकार से ऑपरेट होता है और जो है शुगर कैसे सिंथेसाइज होती है। Let us at the outset understand very clearly that the Calvin pathway occurs in all photosynthetic plants। तो ये Calvin pathway है वो all जितने भी photosynthetic plants हैं सब में होता है। It does not matter whether they have C3 और C4 और any other pathway। ये मैटर नहीं करता कि वो प्लांट C3 वाला है, C3 पाथवे वाला या C4 पाथवे वाला है। जो कैल्विन पाथवे वो सब में होगा, मतलब जो C3 प्लांट्स में तो होता ही होता है, मेनली C4 में भी होगा। कैल्विन पाथवे सभी फोटोसिंथेटिक प्लांट्स में होता है। फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कैल्विन साइकिल कैन बी डिस्क्राइब्ड अंडर 3 स्टेजेस। तो कैल्विन साइकिल है वो 3 स्टेजेस में उसे बांटा गया है। एक है कार्बोक्सिलेशन, एक है रिडक्शन, एक है रीजनरेशन। सबसे पहले पढ़ते हैं कार्बोक्सिलेशन को। तो कलर चेंज करते हैं, ये लेते हैं, चलो। कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन इज द फिक्सेशन ऑफ CO2। तो कार्बोक्सिलेशन में क्या होगा, CO2 का फिक्सेशन होगा इनटू अ स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट। एक स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट में वो स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट क्या है, तो फिक्सेशन हो रहा है, कार्बोक्सिलेशन इज द फिक्सेशन ऑफ CO2 का फिक्सेशन हो रहा है एक स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट में। तो यहाँ बता रखा है कि जो कार्बोक्सिलेशन हो रहा है वो है CO2 का फिक्सन इनटू अ स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट। वो क्या है, वो है आपका RUBP, राइबोलोज बिसफॉस्फेट। इसमें जो है फिक्सेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, उसे कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, और ये कन्वर्ट कर जाता है 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, वो आगे पता चलेगा। कार्बोक्सिलेशन इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप ऑफ द कैल्विन साइकिल। तो कैल्विन साइकिल का एक बहुत ही क्रूशियल स्टेप है वेयर CO2 इज यूटिलाइज्ड फॉर द कार्बोक्सिलेशन ऑफ RUBP। जहाँ CO2 यूटिलाइज होती है RUBP के कार्बोक्सिलेशन के लिए। दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम RUBP कार्बोक्सिलेज।
तो यहाँ जो एंजाइम काम करता है जिसकी वजह से ये रिएक्शन कैटलाइज हो रही है वो एंजाइम है RUBP कार्बोक्सिलेज। कौन सा एंजाइम है? RUBP कार्बोक्सिलेज, विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3PJ। क्योंकि 5 कार्बन में एक कार्बन जुड़ गया कार्बन डाइऑक्साइड से, हो गए आपके 6 कार्बन। अब 6 कार्बन जो है 2 साइड्स में टूट जाएंगे 3-3 के, 2 साइड में टूट जाएंगे 3-3 के, 3PGA ऐसे करके। तो 2-3-6 ऐसे जो है 6 कार्बन जो है बट गए। सिंस दिस एंजाइम ऑल्सो हैव एन ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी, जो एंजाइम है RUBP कार्बोक्सिलेज, इस एंजाइम के पास ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी भी होती है। इट वुड बी मोर करेक्ट टू इट कॉल RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस। ठीक है, तो ये एंजाइम जो है यहाँ तो कार्बोक्सिलेज का कार्बोक्सिलेशन करवा रहा है जब कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है, पर इसके पास ऑक्सीजनेशन भी, ऑक्सीजनेस की एक्टिविटी भी होती है ऑक्सीजनेशन की। ये ऑक्सीजन को भी जोड़ सकता है, तो वो आगे इसमें पढ़ेंगे, वो फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस आ जाएगा वो, तो आगे पता चलेगा उसके बारे में। इसलिए इस एंजाइम को मोर करेक्टली कहें तो ये होता है RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस, दैट इज रोबेस्को एंजाइम। ठीक है, इसमें कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी के साथ ऑक्सीजनेज एक्टिविटी भी होती है, तो इसे RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस और रोबेस्को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये पूरी साइकिल दी हुई है, एक स्टेप्स आप पढ़ लें इन्हें, रिडक्शन और रीजनरेशन को, फिर इस साइकिल को जो है समझते हैं। रिडक्शन, दीज आर अ सीरीज ऑफ रिएक्शन दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। रिडक्शन एक सीरीज ऑफ रिएक्शन है दैट लीड, जिससे ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है। द स्टेप्स इन्वॉल्व यूटिलाइजेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP फॉर phosphorylation and the 2 of NADPH for reduction per CO2 molecule fixed। तो जो रिडक्शन है वो है क्या? तो रिडक्शन में ये एक सीरीज ऑफ रिएक्शन है, यहाँ रिएक्शन होती रहे, एक के बाद एक रिएक्शन होती है, और जो कि फॉर्मेशन करती है ग्लूकोज का। और इसमें जो हर एक के बाद एक रिएक्शन हो रही है, हर रिएक्शन में 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP यूज़ हो रहे हैं फॉस्फोराइलेशन के लिए, और 2 होते हैं NADPH के यूज्ड, जो कि रिडक्शन करते हैं हर कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्स करवाने में। ठीक है, द फिक्सेशन ऑफ 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 एंड 6 टर्न ऑफ द साइकिल। अब क्योंकि जो सीरीज ऑफ रिएक्शन एक के बाद एक स्टेप्स आ रहे हैं, तो एक साइकिल में एक कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल, तो हमें 6 साइकिल चलानी पड़ेंगी। तो जब 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल आएंगे, उनसे 6 कार्बन मिलेंगे जो कि रिक्वायर्ड है 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के लिए, क्योंकि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में जो कार्बन का नंबर है वो होता है 6, C6H12O6। ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन है, तो हमें 6 कार्बन ऑक्साइड का फिक्सेशन करना पड़ेगा, उसके लिए 6 साइकिल चलेंगी। तो इसलिए इसे सीरीज ऑफ रिएक्शन क्या कहा गया है। और इसमें जो ग्लूकोज फॉर्म हो रहा है, और जो हर बार आएगी जो रिएक्शन होगी, उसमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP एंड 2 ऑफ NADPH यूज़ होंगे, और CO2 फिक्स होगा, और जो है ग्लूकोज की फॉर्मेशन होगी। उसके बाद पढ़ते हैं रीजनरेशन को। रीजनरेशन ऑफ द CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल, दैट इज RUBP। तो CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल कौन था? एक 5 कार्बन कीटो शुगर था, राइबोलोज बिसफॉस्फेट। उसकी अब रीजनरेशन करवानी है, क्योंकि फिर दोबारा साइक्लिकली करनी है ना ये रिएक्शन, फिर दोबारा उसकी रीजनरेशन होगी। इस क्रूशियल इफ़ द साइकिल इज टू कंटिन्यू, साइकिल को कंटिन्यू रखने के लिए ये जरूरी है कि RUBP की रीजनरेशन हो। द रीजनरेशन स्टेप्स रिक्वायर 1 ATP फॉर फॉस्फोराइलेशन टू फॉर्म RUBP। जो रीजनरेशन का स्टेप है वो 1 ATP से ज़रूरत होती है। अब इसके बाद आगे पढ़ेंगे। अब इस जो साइकिल है इसको समझ लेते हैं, कैलोरी साइकिल को समझ लेते हैं। तो ये पढ़ते हैं, जो कैलोरी साइकिल है वो प्रोसीड्स इन 3 स्टेजेस, दैट इज कार्बोक्सिलेशन, ड्यूरिंग विच CO2 कम्बाइंस विद RUBP। दूसरा रिडक्शन, ड्यूरिंग विच
कार्बोहाइड्रेट इज फॉर्म्ड एट द एक्सपेंस ऑफ फोटोकेमिकल मेड एटीपी एंड एनएडीपीएच। वो एटीपी एनएडीपीएच का यूज़ हो रहा है ना, तो यहाँ जो रिडक्शन हो रहा है। तीसरी है रीजनरेशन ड्यूरिंग विच CO2 एक्सेप्टर RUBP फॉर्म्ड अगेन थ्रू साइकिल कंटिन्यू। अब देखते हैं सब। तो सबसे पहले था RUBP, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है RUBP, जो कि एक कीटो शुगर का मॉलिक्यूल है। इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर की प्रेजेंस में जो है आई, ठीक है, ये यहाँ आ रही है। कौन सा एंजाइम, और यहाँ प्रोसेस हो रहा है कार्बोक्सिलेशन से जुड़ रही है। कौन सा एंजाइम यूज़ हो रहा है यहाँ, तो वो एंजाइम यूज़ हो रहा है रोबिस्को। कौन सा एंजाइम है, रोबिस, RUBISU, रोबिस्को, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस। तो रोबिस्को एंजाइम यहाँ यूज़ हो रहा है, उसकी वजह से कार्बोक्सिलेशन हो रही है। और जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनना है उसमें 2 मॉलिक्यूल बनना है 3-फॉस्फोग्लिसरेट के, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के। उसके बाद रिडक्शन का स्टेप होता है, इसमें 2 ATP, क्योंकि इसमें एक के रेस्पेक्ट में दिखा रखा है, एक फॉस्फोग्लिसरेट है तो एक ATP दिखा रखी है, और उसके हिसाब से एक एनएडीपीएच। पर हमें पता है 2 फॉस्फोग्लिसरेट है तो 2 ATP होंगे और 2 एनएडीपीएच होंगे, ठीक है। वो यूज़ होंगे और रिडक्शन होगा और बनेगी ट्रायोस फॉस्फेट। ट्रायोस फॉस्फेट मॉलिक्यूल बनेगा, यही बनाएगा सुक्रोज स्टार्च की जो है फॉर्मेशन कराएगा। उसके बाद यहाँ से दोबारा जो है रीजनरेशन होगी एट द एक्सपेंस ऑफ 1 ATP मॉलिक्यूल, और बन जाएगा दोबारा से RUBP। तो आप समझ गए होंगे, RUBP में पहले CO2 और वाटर के प्रेजेंस में जो है एंजाइम रोबिस्को की मदद से कार्बोक्सिलेशन होता है। स्टेबल 2 मॉलिक्यूल बनते हैं स्टेबल प्रोडक्ट के, दैट इज 3-फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। एक मॉलिक्यूल में जो है इसके 3 कार्बन है, एक मॉलिक्यूल में 3 कार्बन है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ रिडक्शन होता है एट द एक्सपेंस ऑफ 2 ATP और 2 NADPH। फिर जो है ट्रायोस फॉस्फेट जो है मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। तो भाई देखो यहाँ जो है ये है, यहाँ 3 कार्बन के 3 कार्बन के जो है 2 मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। जो 3-फॉस्फोग्लिसरेट है, एक मॉलिक्यूल 3 कार्बन का है और 2 मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। तो यहाँ है टोटल जो है, टोटल कार्बन कितने हैं, तो टोटल हैं 6 कार्बन, ठीक है। 5 कार्बन का RUBP था, एक कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ गया, तो टोटल 6 कार्बन है। अब जो है रिडक्शन होता है और एक मॉलिक्यूल बनता है ट्रायोस फॉस्फेट। याद रखना है इसके भी 2 मॉलिक्यूल बनते हैं ट्रायोस फॉस्फेट, और एक मॉलिक्यूल होता है 3 कार्बन का। ट्रायोस फॉस्फेट को ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट भी कहते हैं, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट भी कहते हैं। थर्ड पोजीशन पे जो है फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ट्रायोस फॉस्फेट को ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट भी कहते हैं। ये भी 3 कार्बन का है। तो यहाँ पर भी टोटल कार्बन देखेंगे हम, तो टोटल कार्बन 2 3 6, टोटल कार्बन यहाँ पर भी 6 कार्बन है टोटल, ठीक है। अब 6 कार्बन में से जो एक कार्बन है वो यहाँ आ गया, एक कार्बन नीचे आ गया, एक कार्बन हो गया, ठीक। एक कार्बन के हट से यहाँ जो है एक कार्बन आ गया। अब कितने बचे, 6 में से एक कार्बन गया तो 5 कार्बन। 5 कार्बन एक ATP का यहाँ पर यूज़ होता है, एक ATP का जो है यूज़ होता है एट द एक्सपेंस ऑफ 1 ATP जो है प्रोसेस होता है रीजनरेशन। तो 5 कार्बन दोबारा से एक ATP का यूज़ करके वो फॉर्म कर लेते हैं RUBP, जो कि हम जानते हैं एक 5 कार्बन का ही मॉलिक्यूल है। तो समझ में आ गया। सबसे पहले 5 कार्बन का मॉलिक्यूल था, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का जो है फिक्सेशन हुआ, उसमें एक कार्बन जुड़ गया तो 6 कार्बन हुए। तो 6 कार्बन में 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बने, दैट इज़ 3 PGA।
तीन कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बनने के बाद रिडक्शन हुआ और 2 ATP और 2 NADPH यूज़ हुए, और ट्रायोस फॉस्फेट जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट होता है वो भी 3 कार्बन का है, उसके 2 मॉलिक्यूल बने। वहाँ से एक कार्बन जो है सुक्रोज स्टार्च या इसके लिए आया है, और 5 कार्बन एक ATP का यूज़ करके 5 कार्बन एक ATP का यूज़ करके दोबारा से उन्होंने 5 कार्बन का RUPP जो है फॉर्म कर लिया। ठीक, तो अब जो एक साइकिल में आया एक कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करके एक कार्बन। ठीक, अब बाद में दूसरे कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होके दूसरा कार्बन आ जाएगा, तीसरे का फिक्सेशन होके तीसरा आ जाएगा, चौथी ऐसे ऐसे करके जो है 6 कार्बन जो है आ जाएंगे। ठीक है, 6 कार्बन आ जाएंगे और जो है शुगर जो है सिंथेसाइज हो जाएगी C6H12O6। ये सब चीज़ भी वाटर वगैरह से आ रही होंगी, मैंने आपको ऊपर जो है सिस्टम वो पूरा बता दिया है। होप आप जो है कैल्विन साइकिल को समझ चुके होंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे। Hence, for every CO2 molecule entering the Calvin cycle, 3 molecule of ATP and 2 of NADPH are required. तो हर CO2 मॉलिक्यूल जो कैल्विन साइकिल में एंटर कर रहा है उससे जो है फिक्सेशन होने के लिए 3 मॉलिक्यूल तो ATP के यूज़ हो रहे हैं और 2 यूज़ हो रहे हैं NADPH के। तो 3 मॉलिक्यूल ATP कैसे यूज़ हो रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल यूज़ हो रहे हैं रिडक्शन प्रोसेस में, एक यूज़ हो रहा है रीजनरेशन प्रोसेस में। ठीक है, और 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH यूज़ हो रहे हैं रिडक्शन प्रोसेस में। इट इज़ प्रोबेबली टू मीट दिस डिफरेंस in number of ATP and NADPH used in the dark reaction that the cyclic phosphorylation takes place. तो यहाँ ये साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन होती है, यहाँ इनका जो है यूज़ होता है डार्क रिएक्शन में। टू मेक 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 6 टर्न ऑफ दिस साइकिल आर रिक्वायर्ड, क्योंकि एक टर्न में एक कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन हो रहा है, तो 6 टर्न में 6 कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होके 6 कार्बन एटम का जो है मॉलिक्यूल हमारे पास शुगर जो है फॉर्म होगा। तो इसलिए हमें इस साइकिल के 6 टर्न जो है चलाने होते हैं क्या अपने आप, ये तो होते हैं। वर्क आउट हाउ मैनी ATP एंड NADPH मॉलिक्यूल विल बी रिक्वायर्ड टू मेक 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज थ्रू कैल्विन पाथवे। तो कैल्विन पाथवे से एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाने के लिए कितने ATP चाहिए और कितने NADPH मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट है। तो क्योंकि एक साइकिल में 3 ATP मॉलिक्यूल जो है यूज़ हो रहे हैं, तो 6 साइकिल में कितने होंगे, 6 3 18, तो 6 साइकिल में 18 ATP मॉलिक्यूल यूज़ होंगे, और एक साइकिल में 2 NADPH मॉलिक्यूल यूज़ हो रहे हैं, तो 6 साइकिल में 6 2 12 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH यूज़ होंगे। तो वही दिखा रखा है यहाँ, 6O2 से 6CO2 का फिक्सेशन होके 1 ग्लूकोज बनेगा, जिसमें 18 ATP होंगे, तो 18 ATP से 18 ATP बन जाएंगे, 12 NADPH से 12 NADP बन जाएंगे। ठीक है, अब ये सब चीज़ वहाँ है, सब स्ट्रॉ में है। अब पढ़ते हैं द C4 पाथवे। अब जो है C3 पाथवे पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे द C4 पाथवे। Plants that are adapted to dry tropical region that have the C4 pathway mentioned earlier. तो जो प्लांट्स हैं जो ड्राई हैं ट्रॉपिकल रीजन में, ड्राई ट्रॉपिकल रीजन में होते हैं, वो उन्होंने एक पाथवे अडॉप्ट किया, दैट इज़ C4 पाथवे। कौन से प्लांट, जो ड्राई ट्रॉपिकल रीजन वाले प्लांट हैं, उन्होंने वो जो है सिंथेसिस के लिए, बायोसिंथेटिक फेज के लिए एक अलग पाथवे अडॉप्ट किया, दैट इज़ C4 पाथवे ड्राई ट्रॉपिकल रीजन वाले प्लांट्स में। दो दीज प्लांट हैव द C4 ऑक्सैलोएसिटिक एसिड एज द फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट। और C4 पाथवे क्योंकि इन्हें कहा ही इसलिए गया है क्योंकि इनके पास जो फर्स्ट CO2 फिक्सेशन का प्रोडक्ट आएगा वो होगा 4 कार्बन का एक ऑर्गेनिक एसिड, दैट इज ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। दे यूज द C3 pathway or the Calvin pathway as the main biosynthetic pathway। अब जो था C3 पाथवे या कैल्विन साइकिल,
वो इनमें भी मेन बायोसिंथेटिक पाथवे की तरह यूज़ होता है। कौन से में? C4 पाथवे में। जो C3 पाथवे है वो मेन बायोसिंथेटिक पाथवे की तरह यूज़ होता है, मतलब मेन जो शुगर का फॉर्मेशन होगा वो कैरवन साइकिल के थ्रू ही होगा। पर यहाँ C4 पाथवे क्यों आया है उसकी अब बात आगे पढ़ते जाएंगे तो समझते जाएंगे। देन इन वॉट वे आर दे डिफरेंट फ्रॉम C3 प्लांट? तो किस तरीके से ये C3 प्लांट से डिफरेंट है? दिस इज द क्वेश्चन दैट यू मे आस्क रीजनेबली। C4 plants are special. C4 plant special है. They have a special type of leaf anatomy. उनके पास स्पेशल टाइप की लीफ एनाटॉमी है. दे टॉलरेट हायर टेम्परेचर, क्योंकि वो ड्राई रीजन के प्लांट है, क्यों इसलिए उन्होंने C4 पाथवे में अडॉप्ट किया है. तो क्योंकि वो जो है टॉलरेट कर रहे हैं हायर टेम्परेचर को. दे टॉलरेट हायर टेम्परेचर. एक तो उनके पास स्पेशल लीफ एनाटॉमी है, दूसरा वो हायर टेम्परेचर को झेल पा रहे हैं. दे शो अ रिस्पॉन्स टू हाई लाइट इंटेंसिटी, वो हाई लाइट इंटेंसिटी पर रिस्पॉन्स कर रहे हैं. दे लैक अ प्रोसेस कॉल्ड फोटो रेस्पिरेशन. ठीक है, उनके में जो फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो नहीं है या उसकी कमी है. फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस एक हानिकारक प्रोसेस है प्लांट्स के लिए, जो कि रोबेस्को था, राइबोलोज बेस फॉस्फेट, कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजनेस. उसमें कार्बोक्सिलेज भी शो करता है, वो ऑक्सीजनेस भी शो करता है. जब वो ऑक्सीजन को बैंड कर रहा होता है तो जो है, अब भाई जब CO2 का बैंड हो रहा है तो जो है कार्बन आ रहे हैं और ग्लूकोज जो है मॉलिक्यूल शुगर सिंथेसिस हो रही है. जब ऑक्सीजन का बैंड होगा तो शुगर कैसे सिंथेसिस होगी? कार्बन तो आ ही नहीं रहे, तो उसमें ऑक्सीजनेज एक्टिविटी होने के चांस कम होते हैं. इसमें लैक होता है प्रोसेस कॉल्ड फोटो रेस्पिरेशन, जिसमें ऑक्सीजनेज एक्टिविटी होती है, वो होता है फोटो रेस्पिरेशन. C3 प्लांट्स में वो हो जाता है जब ऑक्सीजन की जो है कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है कार्बन डाइऑक्साइड की कंपैरिजन में, तो जो है ऑक्सीजनेज एक्टिविटी हो जाती है, तो फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस हो जाता है. तो इनमें क्योंकि वो उसकी कमी है फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस की, तो इसलिए इनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो ग्रेटर होती है, ग्रेटर प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास. तो इनमें जो बायोमास या ग्लूकोज या शुगर सिंथेसिस की जो प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा होती है. लेट अस अंडरस्टैंड दीज वन बाय वन. अब इन सब चीज़ों को एक एक करके जो है जानेंगे. स्टडी वर्टिकल सेक्शन ऑफ लीव्स, वन ऑफ अ C3 प्लांट एंड अदर ऑफ C4 प्लांट. डू यू नोटिस द डिफरेंस? क्यों इसमें बता रखा है कि C3 प्लांट और C4 प्लांट की आप वर्टिकल सेक्शन करके लीफ की स्टडी करो तो आपको डिफरेंस पता ही चलेगा, क्योंकि इसमें C4 प्लांट्स में जो लीफ एनाटॉमी है वो अलग होती है. डू बोथ हैव सेम टाइप्स ऑफ मीजोफिल? क्या दोनों के पास जो है मीजोफिल सेम तरह के हैं? डू दे हैव सिमिलर सेल्स अराउंड द वस्कुलर बंडल शीट? क्या उनकी वस्कुलर बंडल शीट्स होती हैं उनके आसपास सिमिलर सेल्स हैं? तो इन चीज़ों के बारे में पता चलेगा आगे. तो भाई ऐसा नहीं है, क्योंकि भाई लीफ एनाटॉमी अलग है C4 प्लांट की, तो कुछ डिफरेंस आए. द पर्टिकुलरली लार्ज सेल अराउंड द वस्कुलर बंडल ऑफ द C4 प्लांट्स आर कॉल्ड बंडल शीट सेल. तो जो वस्कुलर बंडल्स है C4 प्लांट में, उनके अराउंड जो सेल्स हैं वो पर्टिकुलरली लार्ज हैं. C3 प्लांट्स में, C3 लीफ में, C3 प्लांट्स के जो लीफ में देखा गया उनके मुकाबले वो लार्ज हैं, और इन्हें कहते हैं बंडल शीट सेल्स. एंड द लीव्स विच हैव सच एनाटॉमी, और जो लीव्स इनके जिनके पास ऐसी एनाटॉमी है कि उनके जो है वस्कुलर बंडल के आसपास वाली सेल लार्ज हैं और वो बंडल शीट सेल्स कहलाए जा रहे हैं, तो ऐसी लीव्स वाले प्लांट्स, ऐसी लीव्स को कहते हैं जिनमें ऐसी एनाटॉमी है, उसे कहते हैं क्रेंज एनाटॉमी. क्या कहते हैं? क्रेंज एनाटॉमी. तो क्रेंज एनाटॉमी किसमें पाई जा रही है? C4 प्लांट्स में जो है क्रेंज एनाटॉमी देखी जा रही है. क्रेंज मीन्स रेथ, क्रेंज मीन्स रेथ है, एंड इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ सेल. तो जो है रेथ माने होता है हार या माला वगैरह कुछ ऐसा. तो क्रेंज उसी से वर्ड है कि इसका मतलब हार या माला से है, रेत से. एंड इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, और इससे जो है एक सेल्स की अरेंजमेंट होती है, एक जैसे हार या माला के टाइप में ऐसे सेल्स की जो अरेंजमेंट रहती है, तो इसे कहते हैं क्रेंज एनाटॉमी. द बंडल शीट सेल्स मे फॉर्म सेवरल लेयर्स अराउंड द वस्कुलर बंडल.
जो बंडल शीट सेल्स हैं, जो वस्कुलर बंडल्स के अराउंड हैं, वो मे फॉर्म सेवरल लेयर्स, वो सेवरल लेयर्स फॉर्म करते हैं वस्कुलर बंडल्स के अराउंड. दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट. उनके पास जो है बंडल शीट सेल्स, इनके पास लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होते हैं. थिक वॉल्स होती है इम्परवियस टू गैसियस एक्सचेंज. थिक वॉल्स होती हैं इनकी और गैसियस एक्सचेंज इनसे नहीं होता, इम्परवियस होती हैं गैसियस एक्सचेंज के लिए. एंड नो इंटरसेलुलर स्पेसेस, और बंडल शीट सेल के बीच बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, बिल्कुल ऐसे फिक्स होके जो है ऐसे होती हैं. ये कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस जो है नहीं है बीच में. तो वैसे बता रखा है कि बंडल शीट सेल्स के बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं है, नो इंटरसेलुलर स्पेसेस. तो बंडल शीट सेल जो हैं सेवरल लेयर्स फॉर्म करके रखते हैं अराउंड वस्कुलर बंडल. एक हार की तरह और माला की तरह एक एनाटॉमी बनाते हैं, इसलिए इसे क्रेंज एनाटॉमी कहते हैं. इनके पास लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होते हैं, थिक वॉल्स होती हैं, इम्परवियस टू गैसेस एक्सचेंज होती हैं, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता सेल सेल के बीच में. यू मे लाइक टू कट अ सेक्शन ऑफ द लीव्स ऑफ C4 प्लांट. आप अच्छा लगेगा मतलब C4 प्लांट के सेक्शन करके लीफ का. C4 प्लांट के एग्जांपल दे रखे हैं जैसे मेज और सॉर्गम. टू ऑब्जर्व द क्रेंज एनाटॉमी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ म्यूजोफिल सेल. ऑब्जर्व करने के लिए क्रेंज एनाटॉमी और म्यूजोफिल सेल के डिस्ट्रीब्यूशन को. It would be interesting for you to collect leaves of diverse species of plants around you and cut vertical section of the leaf. ये कह रहा है भैया अपने फालतू काम में लग जाओ, ऐसे लीफ जो काट काट के उनके सेक्शन देखो. ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप में अंडर करो. लुक फॉर द बंडल शीट अराउंड द वस्कुलर बंडल, वस्कुलर बंडल के अराउंड बंडल शीट्स देखो. भाई देख लो किसके ऊपर किसी के पास माइक्रोस्कोप हो तो अपना भाई काट काट के जो है देख लेना. भाई मेरे पास तो है नहीं. द प्रेजेंस ऑफ द बंडल शीट वुड हेल्प यू आइडेंटिफाई द C4 प्लांट. अगर उसके पास बंडल शीट्स है, वस्कुलर बंडल के अराउंड बंडल शीट सेल्स प्रेजेंट हैं, तो भाई श्योर है कि वो C4 प्लांट्स हैं. आगे बढ़ते हैं. Now study the pathway shown in figure 11.9. तो ये 11.9 कौन सा फिगर दिखा रहे हैं? ठीक है, तो ये फिगर है, इसके ऊपर हम जो है स्टडी करेंगे. दिस पाथवे दैट हैज़ बीन नेम्ड द हैच एंड स्लैक पाथवे. इस पाथवे को नाम दिया, जैसे वो था कैरोलिन पाथवे तुम्हारा C3 पाथवे, ऐसे ही C4 पाथवे को नाम दिया गया है हैच एंड स्लैक पाथवे. इज़ अगेन अ साइक्लिक प्रोसेस. ये भी एक साइक्लिक प्रोसेस ही है, जहाँ शुरू होगा वहीं पे आके ख़त्म होगा. लेट अस स्टडी द पाथवे बाय लिसनिंग द स्टेप्स. अब इस पाथवे के स्टेप्स को स्टडी करते हैं. द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इज़ अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल. तो जैसे वहाँ प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर था, वो एक 5 कार्बन का कीटोस शुगर था. ठीक है, वो था आपका RuBP. यहाँ जो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर होता है वो होता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट, दैट इज़ PEP. तो 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर, दैट इज़ फॉस्फोइनोल पायरुवेट PEP एंड इज़ प्रेजेंट इन मेसोफिल सेल. और वो कहाँ प्रेजेंट है? मेसोफिल सेल में वो जो है प्रेजेंट है. द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फिक्सेशन ऑफ इज पेप कार्बोक्सीलेज और पेपकेस. तो जैसे वहाँ रोबेस्को एंजाइम जो है फिक्सेशन के लिए यूज़ हो रहा था, यहाँ पहले यूज़ होता है पेपकेस. तो यहाँ पहले रोबेस्को एंजाइम है ही नहीं, यहाँ पहले जो है आएंगे CO2 का फिक्सेशन होगा, वो सबसे पहले फॉस्फोइनोल पायरुवेट की वजह से होगा. तो यहाँ रोबेस्को है नहीं, जो कि वो जो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन है उससे जो है ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो कराए, तो ये प्रोसेस है वो बेकार हो जाए शुगर बनाने का. यहाँ तो भाई पेप कार्बोक्सिलेज है जो खाली कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी शो करता है, पेप केस. तो इसलिए ये ऑक्सीजन एक्टिविटी यहाँ शो ही नहीं हो रही, तो भाई फोटो रेस्पिरेशन होगा कैसे?
ठीक है। तो यहाँ पेप कार्बोक्सिलेज है, पेप केस। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रजिस्टर द मीजोफिल सेल लैक रोबिस्को एंजाइम, वही बात आ गई। यहाँ जो रोबिस्को एंजाइम की कमी है और पेप के एंजाइम की मात्रा ज़्यादा है। द C4 एसिड oxaloacetic acid is formed in the mesophyll cell। अब जो C4 एसिड बनेगा दैट इज ऑक्जेलोएसिटिक एसिड, जिसकी वजह से इसका नाम है C4 पाथवे, वो फॉर्म होगा मीजोफिल सेल में। और C4 एसिड है ऑक्जेलोएसिटिक एसिड, वो मीजोफिल सेल में ही जो फॉर्म होगा। इट देन फॉर्म्स अदर 4 कार्बन कंपाउंड्स लाइक मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड। अब वही भाई ट्रांसफॉर्म होता जा रहा है जो ऑक्जेलोएसिटिक एसिड था 4 कार्बन का, वो मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड में जो है ट्रांसफॉर्म हो जाता है मीजोफिल सेल में ही। विच आर ट्रांसपोर्टेड टू द बंडल शीट सेल। अब जो है ये ट्रांसपोर्ट करके जाएगा बंडल शीट सेल में। इन द बंडल शीट सेल्स C4 acids are broken down to release CO2 and a 3 कार्बन मॉलिक्यूल। अब बंडल शीट सेल में इस C4 एसिड को तोड़ देंगे 3 कार्बन के मॉलिक्यूल में और CO2 में। अब क्योंकि अंदर चला गया तो यहाँ CO2 और 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। अब यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की जो है कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो यहाँ तो फोटो रेस्पिरेशन वैसे भी नहीं हो सकता, तो कार्बन डाइऑक्साइड ही जुड़ेगा उससे, कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी शो कराएगा रोबिस्को, ठीक है। और ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल में और 1 कार्बन डाइऑक्साइड में जो है टूट गया। अब जो बंडल शीट सेल में ये बात हो रही है कि यहाँ जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है वो ट्रांसपोर्ट बैक कर जाएगा मीजोफिल में, जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है वो वापस से जो है मीजोफिल में चला जाएगा, वेयर इट इज़ कन्वर्टेड टू फॉस्फोएनोल पायरुवेट अगेन, जहाँ दोबारा से पेप में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पेप से ही चली थी साइकिल और दोबारा पेप ही बन गया, ठीक है, दस कंप्लीटिंग द साइकिल, और साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। अब जो बंडल शीट साइकिल में जो 1 कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रह गया है वो अब सेम करेगा पाथवे, वो C3 पाथवे करेगा बंडल शीट सेल में। अब वो यहाँ C3 पाथवे होगा कैलविन साइकिल। अब वो CO2 बंडल शीट सेल में सेम जैसे C3 प्लांट्स में हो रहा था वही प्रोसेस शो करेगा। यहाँ पर RUBP होगा, यहाँ रोबिस्को की एंजाइम होगा, और जो है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होगा, और वैसे ही जैसे वहाँ शुगर की फॉर्मेशन हो रही थी ऐसे यहाँ जो है बंडल शीट सेल में फॉर्मेशन होगी। द CO2 is released in the bundle sheet cell enters the C3 और the Calvin pathway, ठीक है। अब पाथवे कॉमन टू ऑल प्लांट, जैसा कि पहले बताया था, जो वो पाथवे C3 पाथवे जो सभी फोटोसिंथेटिक प्लांट्स के लिए कॉमन है। द बंडल शीट सेल्स आर रिच इन एंजाइम रोबिस्को, राइबोलोज, बिसफॉस्फेट, कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजनेज दैट इज रोबिस्को, बट लैक पेपकेस। इसके पास पेपकेस की जरूरत ही नहीं है, तो इसका पेपकेस कम होता है, रोबिस्को की ज़्यादा होता है। दस द बेसिक पाथवे दैट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द सुगर्स, द कैलिन पाथवे इज कॉमन टू C3 एंड C4 प्लांट। तो कैलिन पाथवे वो C3 और C4 प्लांट दोनों के लिए कॉमन है। Did you note that the Calvin pathway occur in all mesophyll cell of the C3 plant? क्या तुम्हें पता है जो कैल्विन पाथवे होता है वो C3 प्लांट के सभी मीजोफिल सेल्स में होता है, ठीक है। या C3 प्लांट में जितनी मीजोफिल सेल है उन सब में जो है कैल्विन पाथवे होता है, और C4 प्लांट में कैल्विन पाथवे होता है बंडल शीट सेल में। इन द C4 प्लांट इट डज नॉट टेक प्लेस इन द मीजोफिल सेल। C4 प्लांट में ये मीजोफिल सेल में नहीं होता, बट डज सो ओनली इन द बंडल शीट सेल्स। यहाँ ये बंडल शीट सेल्स में होता है। आपको डायग्राम से पूरा जो है रिवाइज करवा देता हूँ, और जो है पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा अच्छे से। तो भाई हैचेंसले का पाथवे है ये C4 पाथवे, देखते हैं इसे। तो सबसे पहले यहाँ एटमॉस्फेरिक CO2 और O2 होगा, ये है मीजोफिल सेल। इसमें ये सेल वॉल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई हुई है। यहाँ जो है CO2 अंदर आया, ठीक। अब यहाँ उसे मिलेगा PEP, फॉस्फोएनोल पायरुवेट, ये रहा।
वो SCO3 माइनस की प्रेजेंस में, और कौन सा एंजाइम यूज़ होगा यहाँ, पेपकेस, फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, ऐसा कुछ नाम था ना, पेपकेस, ये रहा PEP कार्बोक्सिलेज और पेपकेस। उसके बाद जो है फिक्सेशन हुई कार्बन डाइऑक्साइड की, बाहर के कार्बन डाइऑक्साइड की, और बनाई C4 एसिड दैट इज़ ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जो कि फर्दर जो है ट्रांसफॉर्म कर आता है मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड में। वो ट्रांसपोर्ट करता है अंदर यहाँ से प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू बंडल शीट सेल में। तो ये मेसोफिल सेल है। यहाँ जो है पेपकेज की अमाउंट ज़्यादा है, रोबेस्को की कम है, और यहाँ रोबेस्को की अमाउंट ज़्यादा है। फिर वो C4 एसिड यहाँ आया, यहाँ डीकार्बोक्सिलेशन हुई, वो ब्रेक करा C3 एसिड में और CO2 में। C3 एसिड दोबारा से ट्रांसपोर्ट करके चला गया और यहाँ रीजनरेशन हुई, और जो है फॉस्फोइनोल पायरुवेट दोबारा से बन गया। ठीक, यहाँ जो CO2 था वो कैल्विन साइकिल की वजह से यहाँ जो है इसकी फिक्सेशन हुई, और यहाँ जो है शुगर जो है सिंथेसाइज हो गई। तो एक और इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ आपको, जो कैल्विन पाथवे था C3 पाथवे, उसमें हमारे पास टोटल ATP यूज़ हुए थे 3 और NADPH यूज़ हुए थे 2। अब जो C4 पाथवे है, यहाँ टोटल ATP यूज़ होते हैं फॉर फिक्सेशन ऑफ 1 कार्बन डाइऑक्साइड इज़ 5 ATP, और NADPH वही रहते हैं 2। तो यहाँ 2 ATP और कहाँ जो है एक्स्ट्रा यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो वो 2 ATP और एक्स्ट्रा यूज़ हो रहे हैं यहाँ पेप की रीजनरेशन में, यहाँ 2 ATP और एक्स्ट्रा जो है यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे करके C4 पाथवे में फॉर फिक्सेशन ऑफ 1 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल 5 ATP यूज़ होते हैं और 2 NADPH यूज़ होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट दैट इज़ पार्ट 4 को हम फोटो रेस्पिरेशन पढ़ेंगे और इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। तो पार्ट 4 में इस चैप्टर को हम एंड कर देंगे। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो भाई, बाय बाय, धन्यवाद।